Very good morning students, welcome to the class. So today we will start 15th chapter in your SST book. And the name of your chapter is Rights and Duties, right? This is your chapter, 15th chapter. And this is your last chapter in your SST book, ठीक है? इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा SST के लिए, फाइन. This is your chapter. कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रूल. सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. देखो जैसे कि आप स्कूल में हो, स्कूल में आते हो तो आपको कुछ रूल्स को, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है, कि आपको स्कूल में कैसे बिहेव करना है, किस समय आना है, किस समय आपका लंच होगा, ठीक है, आपको किस तरीके से क्लास में आपका कंडक्ट होना चाहिए, किस तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए, क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है. तो क्या है, आपका एक पूरा गाइडलाइन बनी हुई है स्कूल में बिहेव करने का. उसी तरीके से किसी भी कंट्री में नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देश की सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है. इस तरीके के बारे में बहुत सारे जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो हमने एक बुक में बना रखे हैं, ठीक है. जिन उसी बुक में से हर एक चीज़ को फॉलो करके हम अपनी कंट्री में जो है रहते हैं और जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी के अनुसार काम करती है. तो जो वो बुक है जो सारे रूल्स रेगुलेशन को कैरी करती है, राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है, इन सब चीज़ों को कैरी करती है, उस बुक को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, ठीक है. संविधान से आपको पता चलता है कि आप एक देश में रहते हुए किस तरीके का कंडक्ट आपसे एक्सपेक्टेड है, फाइन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स बना रखे हैं जिनको फॉलो करना होता है हम सभी को, ठीक है. When India won her independence from the British in 1947, जब 1947 में भारत जो है आज़ादी प्राप्त कर लेता है ब्रिटिशर्स से, द गवर्नमेंट नीडेड अ सेट ऑफ रूल्स टू रन द कंट्री. उसके बाद जो है देखो सरकार को जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत थी, यानी कि कुछ नियम कानूनों की ज़रूरत थी अपने देश को चलाने के लिए, ठीक है. नियम कानून तो चाहिए ही होते हैं. देखो अगर सपोज स्कूल में कोई नियम कानून नहीं होंगे तो क्या होगा, स्कूल में अगर कोई नियम कानून नहीं होंगे तो ये होगा ना इस तरीके से, जैसे हमने पिछले चैप्टर में समझा था कि लोग जो होंगे ऐसे इस तरीके से अनडिसिप्लिन होके बैठे रहेंगे, ठीक है. कोई किसी भी तरीके का डिसिप्लिन नहीं होगा, किसी तरीके का डिसिप्लिन नहीं होगा वहाँ पे, और जो है, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन नहीं होते तो पूरा एक कयास का सिस्टम होता है, अव्यवस्थाएं होती हैं इस तरीके से. जैसे कि इस क्लास के बच्चे हैं, पूरे देश में अगर देखो कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, ठीक है, नियम कानूनों को नहीं मानेंगे तो देश को चलाना बहुत मुश्किल होता है. तो ऐसे ही जब भारत आज़ादी प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद जो देश की सरकार थी उसको कुछ रूल्स की ज़रूरत थी, और सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट थी अपने देश को चलाने के लिए. Some important leaders were chosen to put down a set of rules in a document called the Constitution. उसके बाद कुछ लीडर्स को, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे हमारे, उनको चूज़ किया जाता है ताकि जो है वो देश के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सके जिसमें हमारे देश को चलाने के लिए यानी कि सेट ऑफ रूल्स होंगे, और उसको हमने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का नाम दिया. We can define constitution as a set of rules according to which the government governs a country. ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स अ कंट्री, जिनको फॉलो करके, यानी कि उन रूल्स को फॉलो करके किसी भी देश की सरकार अपने देश को चलाती है, ठीक है. तो जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं उनको जो है मानना पड़ता है देश की सरकारों को, और उसी के अकॉर्डिंग जो है देश को गवर्न करना होता है, देश को चलाना होता है, ठीक है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन मेजर गाइडिंग रूल्स और प्रिंसिपल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, मेजर जो गाइडिंग रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस्ड है, कुछ नियमों पे, कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड है. दीज आर
इनको हम स्टडी कर लेते हैं। पहला है आपका राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सबको जो है इक्वालिटी का एक राइट मिला हुआ है, सब जो लोग जो है इक्वल है, ये एक राइट मिला हुआ है। एवरीवन इज इक्वल वेदर रिच पुअर और बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन। हर एक पर्सन जो है भारत में जो रहेगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है या फिर वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, सभी को एक समान माना जाएगा। सेकेंड है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, बोलने की आज़ादी। एवरीवन कैन एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़ एंड आइडियाज़। हर एक के पास, भारत के हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, ठीक है, जो भी वो सोचता है, जो भी उसके आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सके, उनको बता सके, यानी कि बोलने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी हमारा संविधान हमें देता है। राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस, यानी कि अपनी इच्छा का धर्म, अपनी इच्छा के धर्म का पालन करने की हमें चॉइस है कि हम जो धर्म चाहते हैं हम उसको चूज़ कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि उसको इसी धर्म को मानना है। हम सबके पास स्वतंत्रता है कि जिस भी धर्म को हम मानना चाहें उस धर्म को हम चूज़ कर सकते हैं। पीपल आर फ्री टू चूज़ एनी रिलीजन एंड विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। भारत के जो लोग हैं वो किसी भी धर्म को चुनने के लिए आज़ाद हैं, यानी कि जिस भी धर्म को वो मानना चाहते हैं उसको मान सकते हैं, और वर्शिप यानी कि पूजा अर्चना की किसी भी जगह पे वो जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको चर्च में जाना है वो चर्च में जा सकता है, मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, कहीं भी जाने के लिए सबको आज़ादी है, ठीक है। आवर कंट्री इज अ रिपब्लिक एज इट हैज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पब्लिक पीपल इलेक्ट और चूज देयर लीडर्स। हमारी कंट्री क्या है, एक रिपब्लिक है। देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो सरकार है उसको कौन चुनता है, लोग चुनते हैं, ठीक है, अपने लीडर्स को वोट डालते हैं, ठीक है। आपने जो है अब रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे आपने देखा होगा, आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो वोट डालने गए होंगे, तो वोट डाल के क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जहाँ पे हमारे पास अधिकार होता है अपनी सरकार को चुनने का, ठीक है। Therefore, it is known as a democratic, socialist, सेकुलर रिपब्लिक। इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो भारत है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि डेमोक्रेटिक क्या होती है, जब लोगों को आज़ादी होती है अपने लीडर्स को, अपनी सरकार को चुनने की। सोशलिस्ट एक सामाजिक, ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को एक समान रिस्पेक्ट दी जाती है, किसी भी धर्म को ना छोटा बताया जाता है ना ही किसी धर्म को बड़ा बताया जाता है। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है। अब हम एक एक करके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स को। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो संविधान है वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी कि कुछ संवैधानिक अधिकार देता है, ठीक है, कि जितने भी भारत के लोग हैं उन सबके पास ये राइट्स उनको अवेलेबल है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, समथिंग दैट कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस। देखो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है कुछ ऐसे बेसिक अधिकार है हमारे पास जिनको हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब कुछ मौलिक ऐसी चीज़ हो जाती है जिनको हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल, यानी कि कुछ भी हो जाए वो अधिकार हमसे नहीं छीने जा सकते। सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। अभी जैसे हमने रीड आउट किया था कि सभी लोग जो हैं कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में एक समान है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं, चाहे वो किसी भी जो है चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कहीं से भी अगर वो बिलोंग करते हैं तो हम सबको जो है एक समान ट्रीट किया जाता है। अमीर है, गरीब है, ठीक है, सोशली डेवलप है, इकोनॉमिकली रिच है, पुअर है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, सब जो है सबको जो है एक इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच।
अभी डिस्कस किया हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलने की, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस, इसके अलावा हमें अपने धर्म को चुनने की आज़ादी है, हम जिस भी चाहे उस धर्म को हम मान सकते हैं, उस धर्म को हम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू जस्टिस यानी कि न्याय पाने का अधिकार, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको उसके खिलाफ न्याय पाने का अधिकार है, आप कोर्ट में, आप पुलिस स्टेशन में जाके अपने लिए न्याय मांग सकते हैं। राइट टू ट्रैवल एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री, आपके पास राइट है कि आप देश में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी भी जगह पे रह सकते हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14, इसके अलावा हमें एक और राइट है कि 14 वर्ष की उम्र तक कंपल्सरी एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए, यानी कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो कि फ्री होगी, फ्री भी होगी और कंपल्सरी भी होगी। 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी और वो शिक्षा देना कंपल्सरी होगा, ये भी हमारे पास एक राइट है। राइट टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन, अपने व्यवसाय चूज करने का हमारे को जो है अधिकार है, आप जो बनना चाहते हैं, जिस भी प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं आप उसको चूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि कुछ हमारे मौलिक जो दायित्व हैं उनको देख लेते हैं, क्या क्या है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। वी आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म आर ड्यूटीज़ टुवार्ड्स आर कंट्री, हमें देखो जहाँ हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं वहीं हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन करें। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन आर, जो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, मेंशन है, वो क्या क्या हैं। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे पहला क्या है, टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स कंटेन्ड इन इट। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानना यानी कि ओबे करना, उसका पालन करना, ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स कंटेंट इन इट, जो भी आइडियल्स, जो भी सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में दिए गए हैं, उनके प्रति हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट की सेंस होनी चाहिए। ये हमारा एक मौलिक जो है दायित्व है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपने संविधान की रिस्पेक्ट करें और जो भी हमारा संविधान हमसे करने को कहता है हम उस सब का पालन करें। इट्स इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी संस्थाएं बनाई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जैसे कि सरकार बनाई है, न्यायालय बनाए हैं, ठीक है, इन सब की हम रिस्पेक्ट करें। जो भी इंस्टीट्यूशन जो है, पार्लियामेंट है जैसे, तो इन सब इंस्टीट्यूशंस की हम जो है रिस्पेक्ट करें। और नेशनल फ्लैग एंड आर नेशनल एंथम, अपने नेशनल फ्लैग की हम रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम की हम रिस्पेक्ट करें। ये हमसे जो है, ये हमारा क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू फॉलो दोज आइडियल्स विच हैड इंस्पायर्ड द नेशनल मूवमेंट, यानी कि नेशनल मूवमेंट को जो भी चीज़ें इंस्पायर करती हैं, उन सभी चीज़ों को, उन सभी आइडियल्स को, उन सभी सिद्धांतों को हम पालन करें, यानी कि देशभक्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करें, उन सब चीज़ों की पालना करें। टू डिफेंड द सोवरेनिटी, हार्मनी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो सोवरेनिटी है, ठीक है, हार्मनी है, यूनिटी है, उन सबको हम बना के रखें। ठीक है, भारत की एकता को, अखंडता को हम हमेशा बना के रखें, ये सभी भारतवासियों की ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री एंड परफॉर्म नेशनल सर्विस, अपने देश की रक्षा करना और नेशनल सर्विसेज को परफॉर्म करना, ये हमारा जो है दायित्व है। टू प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी, इन सब की जो है रक्षा करना, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना, ये भी आपकी जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, टू रिस्पेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर एंड कीप इट अलाइव, जो भी हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है, जो भी मतलब हमारे जैसे मान लो कोई पुरानी जो है कोई बिल्डिंग है, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार है, या फिर कोई भी हमारा जो पुराना जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ठीक है, उनको जो है हम उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे और अपने कल्चर को जो है टू रिस्पेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर एंड कीप इट अलाइव, हम अपने रिच हेरिटेज को, अपने जो भी हमारे जो पुराने कल्चर हैं उन सब की हम रिस्पेक्ट करेंगे, अपने भारतीय संस्कृति की रिस्पेक्ट करेंगे और हम उसको जिंदा रखेंगे, यानी कि उनको बनाए रखने में हम मदद करेंगे। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू गिव अप वायलेंस, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, देखो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे
कोई भी ऐसी जगह जो कि सरकार ने बना रखी है, जैसे कि पार्क हो गए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पब्लिक प्लेस हो गया, जैसे कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि सरकारी बिल्डिंग है, तो जो भी पब्लिक प्लेस की जगहें हैं आप उनकी सुरक्षा करोगे। और गिव अप वायलेंस का मतलब है हिंसा का त्याग करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। एवरी इंडियन हु इज़ अ parent or guardian should provide opportunity for education to his child between the age of 6 and 14। कोई भी भारतीय जो कि पेरेंट है या गार्जियन है, यानी कि या तो उसके बच्चे हैं या वो किसी बच्चे का संरक्षक है, उसको जो है उसकी ये ड्यूटी है कि वो उस बच्चे को जो कि 6 से 14 साल के बीच में है उनको शिक्षा प्रदान करे। ये उस पेरेंट की या उस गार्जियन की ड्यूटी होगी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, अब वो देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत जो सरकार को गाइड करते हैं अपना कामकाज चलाने में, ठीक है। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। सरकार को कामकाज करने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करके जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वर्क करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लिस्ट सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। जिस तरीके से नागरिकों के लिए कुछ गाइडलाइंस है, नागरिकों के कुछ अधिकार हैं, नागरिकों के कुछ दायित्व हैं, उसी तरीके से सरकार के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं। दीज आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इनको हम किस नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। देयर आर गुड लिविंग कंडीशन फॉर द पीपल विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज लाइक फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। देखो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि देयर आर गुड लिविंग कंडीशंस फॉर पीपल विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक फूड, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। यानी कि लोगों को बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं, जैसे कि खाना, शेल्टर यानी कि उनको आश्रय प्रदान करना, रहने की जगह देना, उनको मेडिकल केयर करना, ये सब जो है सरकार की जिम्मेदारी है। ये सारी फैसिलिटी लोगों तक पहुँचाना। एवरीवन हैज़ अ जॉब, हर एक के पास काम होना चाहिए, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। द रिच डू नॉट हार्म द पुअर। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का नुकसान ना कर सके, ये भी जो है एक सरकार की ड्यूटी होती है। एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल विद कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ये देखो हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमें राइट में भी मिला हुआ है कि 14 साल की उम्र तक बच्चों को, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने पढ़ा कि पेरेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो अगर उनके बच्चे 6 से 14 साल के बीच में तो उनको स्कूल भेजा जाए। उसी तरीके से सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि देश में रहने वाला हर एक बच्चा जो कि 6 से 14 साल के बीच में है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, ठीक है। इलेक्शंस, अब हम देखते हैं इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं। इन आवर कंट्री वी इलेक्ट एंड चूज आवर लीडर्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। भारत में क्या होता है, देखो इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के थ्रू जब वो लोग वोट करते हैं, वोटिंग के थ्रू जो पर्सन जीतता है, वोट करने के बाद सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो कैंडिडेट या वो पार्टी जीतती है और वो सरकार बनाती है और वो सरकार जो है देश को चलाती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग आवर लीडर्स इज नोन एज इलेक्शन। जो ये अपने लीडर चुनने की जो ये प्रोसेस होती है पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं, जहां हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं। ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर अलाउड टू वोट इन द इलेक्शंस एंड चूज देयर लीडर्स। भारत में जो भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर के हैं उन सब के पास अधिकार है वोट डालने का और अपने लीडर्स को चूज़ करने का, ठीक है। भारत में रहने वाले सभी लोग जो कि 18 साल से ऊपर हैं उनके पास अधिकार है अपने लीडर्स को चूज़ करने, मतलब वोट डालने का अधिकार है और अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हमने पढ़ा, देखा सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने स्टडी की, यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे और इससे आगे इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप, और इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, ये सब चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।